हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी के सम्मुख लेकर आता हूं कि जिस तरह की चर्चाएं जो आपकी यूपीएससी की तैयारी के लिए एक दृष्टिकोण का विकास करने में आपकी मददगार सिद्ध होती हैं। तो ऐसी ही एक चर्चा अभी मैं आपके सामने लेकर आया हूं जो है ताइवान पे आधारित। तो हम सभी जानते हैं कि ताइवान में कल एक भयंकर भूकंप आया, जैसा कि हमको जानकारी है 7.4 जो रिक्टर पैमाने पे उसकी तीव्रता मापी गई और काफी एक बड़ा भूकंप इसको माना जाता है। हम जानते हैं आमतौर पे 6 से ज्यादा जिनकी तीव्रता होती है ऐसे भूकंप काफी बड़े माने जाते हैं। 7 से ज्यादा तीव्रता वाले भूकंप तो बहुत जानलेवा भी होते हैं, बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। हालांकि ताइवान में नुकसान कम हुआ है, उसका कारण मैं आपको बताऊंगा, लेकिन तब भी ये जो भूकंप है ये क्या ताइवान का जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में या अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में एक बहुत बड़ा योगदान जो ताइवान का है वो है सेमीकंडक्टर उद्योग को लेकर। तो सवाल यह उठता है कि क्या इस भूकंप का ताइवान में जो सेमीकंडक्टर उद्योग है उसके भविष्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा, और अगर उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा तो क्या वैश्विक तौर पे उसकी कोई तैयारी शुरू की जा रही है या फिर नहीं की जा रही। क्योंकि हम सबको याद है कोविड के समय में जब अलग अलग कारणों से सप्लाई चेन ध्वस्त हो गई थी, पूरे दुनिया में लॉकडाउन लग गए थे, तो चिप की सप्लाई कम होने के कारण किस तरह से लोगों को लैपटॉप, गाड़ियां, मशीनें, बहुत सारी चीजें जो है उनकी सप्लाई में बहुत ज्यादा देरी होनी शुरू हो गई थी। तो एक संदेह जो है वो जताया जा रहा है कि क्या ऐसा ही कुछ अब सेमीकंडक्टर को लेकर फिर से होगा, जिसके कारण जो कि ताइवान के भूकंप से प्रेरित होगा। क्या ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, इसको लेकर इकोनॉमिक टाइम्स में एक आर्टिकल आया है। थोड़ा सा उस आर्टिकल से लेकर और थोड़ा सा उसके अलावा एक बार इस चर्चा को करने की कोशिश करते हैं। लेकिन चर्चा शुरू करने के पहले आपको बताना अनिवार्य है कि भाई आज है 4 तारीख, 4 अप्रैल का दिन है। एजे लाइव कोड लगा के आप हमारे P2I बैच के साथ 29,999 में आज तक जुड़ सकते हो। इस बैच में एडमिशन की आखिरी तारीख 4 तारीख है, ठीक है। यह बैच आपको 29,999 में मिलेगा। 2025, 26 और 27 के हमारे जो अभ्यर्थी हैं वो इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं अभी भी, और अपनी तैयारी को ज्यादा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास मिलती है, मेंटोरशिप मिलती है, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलते हैं जिन पर सब्जेक्टिव सवाल पे आपको फीडबैक दिया जाता है कि आप में क्या कमियां हैं, क्या खराबियां हैं। इसके अलावा आपको मेंटोरशिप का मिलता है, हैंड रिटन नोट्स मिलते हैं। 18 किताबों का हमारी सेट भी अब आपको इसी किताब में, इसी कोर्स में मिलेगा। और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हो तो आपको मेंस की तैयारी के लिए हम दिल्ली बुलाते हैं, वहां पर अपने साथ रखते हैं, आप हमारे साथ रहकर तैयारी करते हैं, ठीक है। यह बात क्लियर है। आपका रहना, खाना, पढ़ना सब इसी फीस में इंक्लूडेड होता है। तो आज ही आप एजे लाइव कोड लगाइए और इस बैच से जुड़ जाइए, यह मेरा आपसे आग्रह है। चलिए अब आते हैं आज के मुद्दे पे। सबसे पहले एक बार इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि यार ये ताइवान जो है, ताइवान का भूकंप से ऐसा क्या नाता है कि ताइवान में इस प्रकार के भूकंप आमतौर पे आते रहते हैं। तो भूगोल में आपको एक चीज पढ़ाई गई होगी, या अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप आगे ऐसे पढ़ेंगे कि भूकंप जो होता है वो आमतौर पर उन क्षेत्रों में ज्यादा आता है जहां पर आपकी जो भौगोलिक प्लेटें होती हैं, पृथ्वी की जो प्लेटें होती हैं उनकी सीमाएं होती हैं। ये प्लेटों की सीमाओं में टेक्टोनिक एक्टिविटी जो होती है, टेक्टोनिक गतिविधि ज्यादा होती है। प्लेटें या तो एक दूसरे से टकराकर एक दूसरे पर दबाव डालती हैं, या फिर एक दूसरे से दूर जाती हैं, या फिर एक दूसरे के समानांतर थोड़ा सा मूव करने की कोशिश करती हैं, जिसके कारण भूकंप आता है। तो एक दुनिया में ये जो आपको लाल रंग में दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर। ये जो है ये पूरा क्षेत्र आपको ऐसा दिखेगा। इसको आप देखिए यहां लिखा भी हुआ है रिंग ऑफ फायर। तो रिंग ऑफ फायर वो क्षेत्र होता है जहां पर बहुत सारी दुनिया की जो प्लेट्स हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनकी सीमाएं पड़ती हैं, और इसके कारण इस रिंग ऑफ फायर में आपको निरंतर भूकंप आते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। तो आप देखेंगे जैसे जापान के बारे में तो कहते ही हैं कि जापान में तो रोज ही भूकंप आता है। आमतौर पर जापानी लोग जो होते हैं, जापान आप यहां देखेंगे ये पड़ता है जापान, तो आप देखेंगे जापान के लोग भूकंप से इतने
अकस्टम्ड होते हैं, इतने परिचित होते हैं कि वहां पर भूकंप लगभग रोजमर्रा की एक चीज है। बिल्कुल वैसी ही बात आपको यहां पर दिखेगा ताइवान के साथ भी है कि ताइवान में भी लोग भूकंप से उतने ही परिचित होते हैं। और अगर देखा जाए तो एक आंकड़ा यह बताता है कि पिछले कुछ वर्षों में, पिछले 20-25 वर्षों में अगर देखा जाए तो 5 से ऊपर रिक्टर पैमाने के हजारों भूकंप जो है यहां पे ताइवान में आए हैं। तो ताइवान के लोग वास्तविकता में भूकंप से कुछ ज्यादा अपरिचित नहीं है, कुछ ज्यादा वो भूकंप को लेकर उनके लिए कोई बहुत नई बात नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ ये आपने देखा भी होगा कि वहां का जो आमतौर पे मीडिया भी है, आप अगर वहां के मीडिया की भी कवरेज देखेंगे भूकंप को लेकर, तो इस तरह के हाहाकार वाली कवरेज जैसे हमारे यहां होती है या अन्य देशों में होती है, उस तरह की कवरेज भूकंप की वहां पर नहीं की जा रही है, क्योंकि वहां पे भूकंप एक सामान्य बात है, रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा है। थोड़े बहुत भूकंप वहां आते रहते हैं, इस बार बहुत तेज आया है। इसके पहले 1999 में एक भूकंप आया था जो रिक्टर पैमाने पे 7.6 जिसकी तीव्रता थी। उसके बाद अब 2024 में भूकंप आया है जिसकी तीव्रता 7.4 है। 7.6 वाले भूकंप में हजारों लोगों की मौत हुई थी, लेकिन इस बार जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हो रही है, मैंने आज सुबह हिंदू में भी यह पढ़ाया है कि सिर्फ 9 लोगों की मौत हुई है अभी तक जो खबर मिली है। और ये 9 लोगों की भी जो मौत हुई है, ये भवन गिरने से नहीं हुई, ये आमतौर पर चट्टान लुढ़कने से हुई है कि चट्टान टूट कर गिर गई और जो लोग उस चट्टान के आसपास थे उनकी दुर्भाग्यवश मृत्यु हो गई। क्योंकि यहां पर ताइवान में भवन निर्माण को लेकर बड़े सख्त कानून है, भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं और सरकार बड़ी सख्त है, नागरिक भी इसके लिए तैयार है कि भाई किसी भी प्रकार के भूकंप से बचने के लिए हम अपने भवनों का निर्माण ऐसे ही करेंगे कि भूकंप का हम पर कम से कम प्रभाव पड़े। तो अगर मैं स्पेसिफिकली ताइवान की बात करूं तो वो आपको यहां देखने को मिलेगी। अगर मैं एकदम स्पष्ट तौर पे ताइवान की ही बात करूं तो ताइवान को आप यहां देख सकते हैं, जैसा कि आपको यहां दिखेगा कि ये आपको दिखेगा, ये आपको यहां पर आपको दिखाई देगा, ये जो छोटा सा देश है ये ताइवान है। ठीक है, इसमें यहां पर फिलीपींस प्लेट आपको दिखाई दे रही है और यहां पर ये बड़ी सी यूरेशियन प्लेट है। तो इन दोनों प्लेटों की सीमा पर ताइवान यहां पड़ जाता है। तो इस कारण से, और ताइवान बहुत छोटा सा द्वीप है, तो इस कारण से ताइवान जो है वो आमतौर पर भूकंप के लिए बहुत ही ससेप्टेबल है, बहुत ही ज्यादा वहां पर भूकंप आने के आसार आमतौर पर रहते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। अब चलिए, अब आते हैं हम, ये तो आपको क्लियर हो गया। ये वाला भूकंप भी जो है जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, अगर मैं देखूं तो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका एक इस भूकंप का केंद्र छापा है, आप यहां पर देख सकते हैं। ये भूकंप का जो एपीसेंटर था, एपीसेंटर मतलब जहां पर यह भूकंप आया है, इस भूकंप का एपीसेंटर आप यहां देख सकते हैं ताइवान के एकदम पूर्वी तट पर, ताइवान के पूर्वी तट पर यहां पर आपको देखने को मिलेगा। और जैसा जैसा ऑब्वियसली भूकंप इस तरफ जाता है, अपने एपीसेंटर से दूर जाता है, अपने केंद्र से दूर जाता है, वो कमजोर होता जाता है। ये जो कलर कोडिंग करी है ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस तरह से करी है कि स्ट्रॉन्ग से मॉडरेट तक कलर कोडिंग करी है आसपास के क्षेत्रों पर। छोटा सा ही द्वीप है तो लगभग पूरे क्षेत्र में ही ठीक ठाक प्रभाव आपको इस भूकंप का देखने को मिलता है। पूर्वी तट पर इसका एपीसेंटर था जहां पर सबसे ज्यादा प्रभाव आपको पूर्वी क्षेत्र में और उत्तरी क्षेत्र में देखने को मिलेगा इस भूकंप का। ठीक है, यह बात क्लियर हो गई। अब आते हैं हम हमारे आज की चर्चा पर, हमारे आज के मुद्दे पर, और हमारा आज का मुद्दा है ताइवान का सेमीकंडक्टर उद्योग। तो हम सभी जानते हैं कि यार सेमीकंडक्टर के मामले में दुनिया में सबसे उन्नत कंट्री कोई है, दुनिया में सबसे ज्यादा तरक्की किसी देश ने करी है तो वो ताइवान ने करी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वो बार बार ताइवान को लेकर, क्योंकि आपने देखा कि ताइवान को लेकर चीन बड़ा आक्रामक है। चीन हमेशा ये कहता है कि ताइवान हमारा क्षेत्र है, हम उस पर कब्जा करेंगे। और जो बाइडेन साहब की जो सरकार है वो स्पष्ट तौर पर यह कह चुकी है कि ताइवान की सुरक्षा की हम गारंटी लेते हैं, ताइवान को हम चीन के हाथों में नहीं जाने देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का विचार इसमें अलग था। डोनाल्ड ट्रंप बार बार ताइवान पे आरोप क्या लगाते थे, तो इससे आपको समझ में आएगा कि ताइवान कितना बड़ा एक देश है, कि अमेरिका जैसा देश, इतना बड़ा दुनिया का सबसे उन्नत देश, एक छोटे से द्वीपीय देश पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह आरोप लगाते थे कि ताइवान ने क्या किया, अमेरिका के सेमीकंडक्टर उद्योगों को चुरा लिया। अमेरिका के, ये खैर मतलब डोनाल्ड ट्रंप एक बड़े अजीबोगरीब राष्ट्रपति थे, ये बात भी हम जानते हैं। अमेरिका के सेमीकंडक्टर उद्योग को चुराया, ये मैं नहीं कह रहा, मैं नीचे लिख भी दूंगा।
कभी आप में से कोई बोले कि भाई अतुल सर का विचार है, मेरा विचार नहीं है। ये बात जो है ट्रंप साहब हमेशा कहते थे और इसीलिए वो कहते थे कि मैं ताइवान की कोई मदद नहीं करूंगा, अगर मेरी सरकार आ जाएगी तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ताइवान का जो होना है हो जाए। ठीक है, खैर ये एक अलग बात है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि ताइवान जो है वैश्विक तौर पर सेमीकंडक्टर में दुनिया की सबसे बड़ी जो है शक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो आप यहां पर देख सकते हैं कि भाई एक सेमीकंडक्टर का जो उद्योग है उसमें जैसे TSM कंपनी है एक, वहां पे ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, माफ कीजिएगा, TSMC, ये कंपनी जो है ताइवान की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर निर्माता है। और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए, जैसे आपके एप्पल के लिए, आपके एनवीडिया के लिए, बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए आमतौर पे क्या होता है, ये जो है ये चिप्स बनाती है, सेमीकंडक्टर चिप्स बनाती है। और ताइवान में जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनते हैं वो बहुत ज्यादा उन्नत क्वालिटी के बनते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सेमीकंडक्टर चिप्स जो है ताइवान में बनते हैं, जिनकी मोटाई जो होती है वो 3 नैनोमीटर तक अब होने लगी है। 3 नैनोमीटर तक के चिप्स अब वहां बनने लगे हैं, बहुत ही बहुत ही सर्वश्रेष्ठ क्वालिटी के। इसको मैं आपको बताता हूं कि ये इसका क्वालिटी का पैरामीटर क्या है कि भारत भी अभी जैसे 3 प्लांट लगा रहा है सेमीकंडक्टर के, तो भारत में जो सेमीकंडक्टर बनने वाले हैं आमतौर पे वो 23 नैनोमीटर के बनने वाले हैं। यहां पर 3 नैनोमीटर के सेमीकंडक्टर बनते हैं जो कि बेहद ज्यादा उन्नत क्वालिटी के माने जाते हैं। पूरी दुनिया ताइवान पर निर्भर करती है सेमीकंडक्टर की सप्लाई के लिए, और सेमीकंडक्टर की सप्लाई आजकल के जमाने में कितनी ज्यादा जरूरी है ये हमने कोविड टाइम में सीखा। आपको याद होगा कोविड टाइम के बाद जो एक सेमीकंडक्टर की सप्लाई में बाधा पड़ी, उसके कारण लोगों को वर्षों तक गाड़ियां नहीं मिली, और केवल भारत में नहीं दुनिया भर में। मतलब मेरा अपना भी अनुभव है, मेरा गाड़ी लेने का निर्णय जो था वो काफी हद तक इससे भी प्रभावित हुआ। जैसे एक कार, जैसे महिंद्रा XUV 700 थी, मैं उसमें बड़ा इंटरेस्टेड था, पर वो कार जो है मैं कार का डीलर ही मुझे कह रहा था कि सर आपको अभी आप अगर कार बुक भी कर दोगे तो आपको मिलने में कम से कम 1 वर्ष लगने वाला है, क्योंकि हमारे पास चिप्स नहीं है, कंपनी कार नहीं बना पा रही है। तो यहां तक कि वो कह रहा था सर मेरे पास सैंपल में दिखाने के लिए गाड़ी नहीं है। वो कह रहा था सर मैंने कहा टेस्ट ड्राइव तो कराओ यार। बोला सर टेस्ट ड्राइव के लिए भी मेरे पास पूरे बॉम्बे में केवल 2 गाड़ियां हैं, तो वो वीक में 1 दिन आती है मेरे पास केवल 3 घंटे के लिए, मैं उस दिन आपको फोन करूंगा। मैंने कहा यार अब 1 साल बाद तो आदमी का गाड़ी लेने का मन खत्म हो जाएगा, तो मैंने कोई दूसरी कार ली। तो आप समझ रहे हो इस बात को। तो इतनी ज्यादा समस्या, और चलिए मैं तो फिर भी गाड़ी ऐसे कोई अर्जेंट रिक्वायरमेंट नहीं थी मेरी, लेकिन लोगों की यार मशीनों को लेकर, गाड़ियों को लेकर, कंप्यूटर्स को लेकर, लैपटॉप को लेकर लोगों की अर्जेंट आवश्यकताएं भी होती हैं। ये सारी आवश्यकताएं लोगों की अटकी रह गई चिप्स के कारण, जब हमारे यहां एक कोविड का क्राइसिस आया था। तो अब सवाल यह उठता है कि इस बड़े अर्थक्वेक से क्या ताइवान की जो सेमीकंडक्टर उद्योग की विश्वसनीयता है क्या वो घटती है? इसका उत्तर है हां, बिल्कुल घटती है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि देखिए सेमीकंडक्टर का जो मैन्युफैक्चरिंग भी होता है, ये इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट हमको बताती है कि ये मैन्युफैक्चरिंग जो है ये बहुत ही एक निर्वात बनाकर, एक वैक्यूम जैसा बनाकर फैक्ट्री में किया जाता है, और निरंतर कई कई दिन तक उसमें पावर की सप्लाई बाधित नहीं की जा सकती। जैसे अगर कहीं पर चिप्स बनाए जा रहे हैं, सेमीकंडक्टर चिप्स, तो वहां पर जो निर्माण की प्रक्रिया चल रही है उसको आप अगले कई दिन तक आप पावर रोक नहीं सकते, और वहां पर किसी भी बाह्य व्यक्ति का प्रवेश वर्जित होता है। लेकिन भूकंप आया, भूकंप के कारण बिजली काट दी गई, भूकंप के कारण लोगों को बाहर निकाल दिया गया। तो इस कारण से क्या हुआ, उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है, उनका जो विनिर्माण है वो प्रभावित हुआ। वो वाला जो बैच था, वो वाला जो लॉट था, वो तो निश्चित तौर पे खराब हो गया है। और उसके अलावा अब आगे भी, और भूकंप आपको पता है केवल एक बार नहीं आता, एक बार भूकंप आता है तो उसके आफ्टर शॉक्स भी आते हैं। इस भूकंप के बाद कई सारे आफ्टर शॉक्स भी देखने को मिले, जो उन आफ्टर शॉक्स की भी इंटेंसिटी जो थी वो रिक्टर स्केल पे 6.5 के आसपास थी। तो आफ्टर शॉक भी काफी कठोर थे, काफी ज्यादा थे, तो उनके कारण भी एक प्रभाव यहां पर पड़ा। तो सवाल यह आता है कि भाई देखो, अच्छा ताइवान में चलिए बड़ा अर्थक्वेक तो अभी आया है, लेकिन ताइवान जो है वो अर्थक्वेक प्रोन तो है ही, मतलब वहां पे भूकंप का संभावित क्षेत्र तो ताइवान हमेशा से ही है, यह बात सही है। तो इस कारण से वहां की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर खतरा तो हमेशा से ही बना हुआ है। क्योंकि यार आप जो है, मतलब ये वही वाली बात हो गई ना कि यार आप जहां पे इतना खतरा है कि भाई अर्थक्वेक तो आते ही रहेंगे, वहां पे हमेशा आएंगे, वो तो भौगोलिक कारण है भाई, उसका तो कोई इलाज नहीं है। आप बिल्डिंगें अर्थक्वेक प्रूफ बना सकते हो, लेकिन अर्थक्वेक तो आएगा, अर्थक्वेक को आने से तो आप वहां नहीं रोक सकते ना, वो तो बेल्ट पे है, वो जो आपकी क्या बोलते हैं सीमा, जो 2 प्लेट की सीमा पे पड़ता है यार, तो अर्थक्वेक तो आना ही आना है, अर्थक्वेक को तो आप आने से रोक नहीं सकते। तो ऐसी
जगह पर 80 से 90% दुनिया के सेमीकंडक्टर बनना, क्या यह एक उचित कदम है? मेरे विचार में उचित कदम नहीं है। तो एक तो संभावित खतरा यह है कि भैया भूकंप की संभावना वहां अत्यधिक है। दूसरा जो संभावित खतरा है वहां पर, वो दूसरा संभावित खतरा क्या है कि आजकल जिस तरह से वहां पर हम एक भू राजनीतिक समस्याएं, जो तनाव जो वहां चल रहा है, ऐसे में वहां पर युद्ध की संभावना भी लगातार बनी ही रहती है। भाई आपको मैंने बताया था मई में वहां पर नए राष्ट्रपति पदभार ग्रहण कर रहे हैं और नए राष्ट्रपति को चीन पहले ही आतंकवादी घोषित कर चुका है। तो ऐसे में ये मतलब मेरे को लगता है ये भी मैटर ऑफ टाइम है कि कभी ना कभी ताइवान को लेकर कोई ना कोई सैन्य कार्रवाई दुनिया में आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी, अभी नहीं तो कुछ वर्षों बाद सही। तो ऐसे में दुनिया जो है, या दुनिया के देश जो है, खासतौर पर अमेरिका ऑलरेडी इस बात पर विचार कर रहा है कि क्या सेमीकंडक्टर की ताइवान पर इस हद तक निर्भरता एक सही निर्भरता है, या फिर हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए, या फिर हमको यह प्रयास करना चाहिए कि यार ये उत्पादन बाकी देशों में भी हो। हम ये नहीं कह रहे कि ताइवान में ना हो, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि अगर कल ताइवान से उत्पादन बंद हो जाए तो दुनिया में दोबारा से कोविड जैसा संकट आ जाए। तो इसलिए इसके उत्पादन को डाइवर्सिफाई करना जो है ये एक इंपॉर्टेंट कदम माना जा रहा है। उसके लिए अमेरिका ने टीएसएमसी से ही कहा है, जो ताइवान की सबसे बड़ी उत्पादक कंपनी है, कि यार आप ही अपने प्लांट्स जो है जापान इत्यादि में खोलिए ताकि जो है ये उत्पादन बना रह सके। यहां पर भारत के लिए भी एक बड़ा अवसर है, क्योंकि भारत अपने आप को हमेशा एक विनिर्माण के तौर पे, एक नई शक्ति के तौर पे प्रस्तुत करना चाहता है। तो अब दुनिया अगर ताइवान के इस अर्थक्वेक के बाद एक बार दुनिया दोबारा इस बात की तरफ जागेगी कि यार ताइवान जो है वो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग के लिए शायद दुनिया में सबसे उत्तम जगह नहीं है, दुनिया में सबसे प्रेफरेबल, सबसे जिसको हम कहते हैं, जिसको आप प्रेफर करोगे, ऐसी जगह ताइवान नहीं है। तो ऐसे में भारत के पास एक अवसर और है कि भारत अपना भी दावा प्रस्तुत करे कि हमारे यहां भी और देश जो है, या फिर टीएसएमसी वगैरह भी जो है, ये भी हमारे यहां आके सेमीकंडक्टर के प्लांट लगा सकते हैं। और हमारे यहां क्योंकि राजनीतिक स्थिरता है, हमारे यहां इस प्रकार का कोई रिंग ऑफ फायर का कोई चक्कर नहीं है। तो आप अगर हमारे यहां इस प्रकार की जमीन है, खासतौर पर दक्षिण भारत में जहां पर अर्थक्वेक का कोई खतरा ही नहीं है, तो आप इस तरह की चीजें अगर हमारे यहां करते हैं तो निश्चित तौर पे आप एक बेहतर जो है परिवेश हम दे पाएंगे। तो भारत के लिए एक अवसर है जिसका भारत को लाभ उठाने के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है, मैं आशा करता हूं ये जो छोटी सी चर्चा थी ये आपको समझ में आई होगी। मैं आपको एक बार दोबारा से बता दूं कि भाई हमारा P2I कोर्स जो है, हमारा P2I बैच जो है, उससे जुड़ने की आखिरी तारीख आज है 4 तारीख, याद रखिएगा। अब इसमें आपको 18 किताबों का सेट भी मिलता है। एजे लाइव कोड लगाइए 29,999 के साथ इससे जुड़ जाइए। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, उनका इवैल्यूएशन, टेस्ट सीरीज और बहुत सारी चीजें आपको, अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो रेसिडेंशियल सुविधा आपको बुलाएंगे, दिल्ली में रखेंगे, खाना पीना पढ़ना रहना सब इसी फीस के अंतर्गत आपको वहां पर मिलेगा। तो आप जो है आज ही अब एजे लाइव कोड लगा के इस बैच से जुड़ जाइए और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चलाइए। इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।